गुड मॉर्निंग बच्चों। सी एंटर। सी एंटर अर्ली बर्ड बैच भी बोलते हैं या प्री रिजल्ट बैच बोल सकते हैं। प्री रिजल्ट का मतलब है अभी रिजल्ट नहीं आया, मैंने फाउंडेशंस के पेपर दिए हैं और मैं इंटर की क्लास ले रहा हूं। मैं अभी फाउंडेशन का पेपर दिया सितंबर में और मैंने इंटर की क्लासेस ज्वाइन कर ली, इंटर की क्लास लेना स्टार्ट कर दिया। प्री रिजल्ट में चाहिए मतलब अभी रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट से पहले। तो क्यों करें हम इस बैच को ज्वाइन? प्री रिजल्ट, रिजल्ट का वेट कर लेते हैं फिर ज्वाइन करते हैं। तो आखिर व्हाट इज द रीजन कि क्यों ज्वाइन करना चाहिए प्री रिजल्ट बैच मुझे? पहला रीजन है कि मैं जिस कोर्स में आया हूं उसका नाम है सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। जब से मैंने एडमिशन लिया ये उससे पहले से ही लोगों से मैंने बस एक बात सुनी है। बात ये है कि इसमें बहुत पढ़ना होता है, ये बहुत टफ है, ये बहुत डिफिकल्ट है। और मैंने तो अभी फाउंडेशन का पेपर दिया, फाउंडेशन का पेपर देके ही मुझे बहुत सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। फाउंडेशन का पेपर देके मुझे बहुत सारी बातें समझ में आ गई होंगी। पहली बात कि बिना पढ़े कुछ नहीं होने वाला है यहाँ। दूसरी बात, ऊपर ऊपर से पढ़ के भी कुछ नहीं होने वाला है यहाँ, यानी यहाँ मुझे कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना होगा, मेरे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर होना होगा। तीसरा, जो मैं सोचूंगा कि पेपर इस तरीके का आएगा, हो सकता है उस तरीके का पेपर ना आए। चौथा, उनको 100% तो रिजल्ट नहीं देना है, 10th-12th की तरह की जो भी बच्चा अपियर हुआ उसको पास कराना देना है। वो रिजल्ट तो उनको 20% ही देना है। तो क्या मैं उस 20% में आऊंगा? इस कोर्स के बारे में एक बड़ी अच्छी बात कि कोई भी आ सकता है इस कोर्स में। जो भी बच्चा 12th पास है वो इस कोर्स में आ सकता है, वो सीए फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन करा सकता है। सीए, हमारे सीए के कोर्स में और मेडिकल इंजीनियरिंग में व्हाट इज द डिफरेंस? बिग मनी, वहां पे एंट्रेंस टफ था, मेडिकल कॉलेज चाहिए था तो नीट क्वालिफाई करना था, आईआईटी कॉलेज चाहिए था तो मुझे जो है आईआईटी के एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना था। यहाँ क्या यहाँ मुझे कोई एंट्रेंस एग्जाम देके मेरा सीए फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन हुआ है? आंसर इज नो। यानी इस कोर्स में एंट्री आसान है, आओ सीए करो, आओ सीए करो। तो फिर मुश्किल क्या है? क्यों बोलते हैं मुश्किल? एग्जिट मुश्किल, एग्जिट जो है वो डिफिकल्ट है। आना आसान है, कोई भी आ सकता है, निकलना मुश्किल है कोर्स के बाहर से। आपको सिर्फ फाउंडेशन करना है, इंटर करना है, फाइनल करना है, आर्टिकलशिप करनी है, जीएमसीएस करना है, आईटी ट्रेनिंग करनी है, आर्टिकलशिप करना है, सब कुछ करके और जिस दिन आपको मेंबरशिप मिल गया, नाउ यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट। और केवल मेंबरशिप से ही नहीं होगा, अगर कल आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस सीओपी ऑब्टेन करना पड़ेगा। And only after getting COP you can carry out this profession as chartered accountant। तो ये जो कोर्स है ये कंटिन्यूटी का है। इस कोर्स में कंसिस्टेंसी चाहिए। अभी मैंने फाउंडेशन दिया, अभी इंटर पढ़ेंगे। इंटर का रिजल्ट अभी आप जैसे ही फाउंडेशन का पेपर दिए होंगे बेटा, फाउंडेशन का पेपर देते ही लगभग हमें पता होता है कि हमारा क्या होने जा रहा है रिजल्ट। अगर मेरे पेपर्स अच्छे गए हैं
तो मुझे सीए इंटर की पढ़ाई के लिए लेट नहीं करनी चाहिए, पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। और मेरा कोई पेपर बहुत बुरा चला गया कि भाई चाहे कुछ हो जाए, 40 तो बन नहीं रहे हैं, 40 तो आ नहीं सकता, चाहे कुछ हो जाए, तो मुझे सीए फाउंडेशन रीस्टार्ट कर देना चाहिए। ये कोर्स है कंटिन्यूटी का, ये कोर्स है लगे रहने का, ये कोर्स है लेबर का। बहुत सारे अच्छे बच्चों को अपने टीचिंग एक्सपीरियंस के कैरियर में लगभग 17 साल 18 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए सीए कोर्स को। अपने 17-18 साल के टीचिंग जर्नी के दौरान बहुत सारे बहुत अच्छे बच्चों को 90+ वाले बच्चों को सीए फाउंडेशन फेल होते देखा है मैंने, और 60% ला के भी सीए बनते देखा है। यानी पूरा कोर्स कंसिस्टेंसी का है, हार्ड वर्क का है, लगे रहने का है। जो भी ऐसा करता है वो जरूर सीए बनता है। कुछ अच्छा पाना है, कुछ अच्छा करना है, तो मेहनत भी उसी दर्जे का करना होगा, उसी हिसाब का करना होगा। तो आज प्री स्टार्ट बैच, प्री रिजल्ट बैच और अर्ली बर्ड बैच शुरू करने जा रहे हैं हम लोग। ये क्लास है कॉर्पोरेट अदर लॉ की। खुश हो आप, नवरात्र का तीसरा दिन है, मां चंद्र घंटा की पूजा हो रही है, उसमें आप सीए इंटर में आ चुके हैं। बोर्ड पे लिखा है सीए इंटर पेपर नंबर 2 ग्रुप 1। सीए इंटर में आपको 2 ग्रुप पढ़ना है बेटा। फर्स्ट ग्रुप में 3 पेपर है, सेकेंड ग्रुप में 3 पेपर है। फर्स्ट ग्रुप में जो 3 पेपर है वो है, एक है एडवांस अकाउंट्स, दूसरा है आपका डायरेक्ट टैक्स एंड जीएसटी, और तीसरा जो सब्जेक्ट है वो है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ। तो टोटल 3 सब्जेक्ट है ग्रुप 1 में। पेपर नंबर है एडवांस अकाउंट्स का, पेपर नंबर 2 है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ का, और पेपर नंबर 3 है टैक्सेशन का। वैसे ही जब आप ग्रुप 2 की बातें करेंगे तो ग्रुप 2 के अंदर 3 पेपर पढ़ने हैं आपको। कॉस्टिंग पढ़ना है, एफएम एसएम पढ़ना है, और ऑडिट पढ़ना है। तो टॉपर्स क्लासेस अपना प्री रिजल्ट ऑनलाइन अर्ली बर्ड शुरू कर रहा है, जिसमें सिर्फ 11 रुपए देके ओनली, मतलब सगुन दे रहे हैं आप। सगुन इस बात का कि मैं सीए इंटर में हूं, और चूंकि नवरात्रि में ही शुरू कर रहे हैं आप सिलेबस को, तो मां भगवती आप सारे बच्चों को पास कराएं जल्दी से सीए फाउंडेशन। और चूंकि आप इंटर की पढ़ाई शुरू कर चुके हैं, तो इंटर में आपका उतने दिन का क्लास होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं धीरे धीरे अपने सिलेबस को, धीरे धीरे सिलेबस को शुरू करते हैं। जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक लगभग 20-30 मार्क्स के सिलेबस को पूरा करने की कोशिश करते हैं, जिससे एक रिदम बन जाए और आप जैसे ही रिजल्ट आए पूरे जोश के साथ अपनी पढ़ाई को और आगे बढ़ा पाए। तो सबसे पहले कॉपी नई ले लीजिएगा, नई कॉपी नया पेन, और उस नई कॉपी नया पेन पे शुरुआत कीजिए, सीए इंटर लिखिए। सीए इंटर पेपर नंबर 2 ग्रुप नंबर 1। फाउंडेशन में भी हमारा जो लॉ था बिजनेस लॉ, वो पेपर नंबर 2 ही था बेटा। इंटर में भी पेपर नंबर 2 है। नाम इस बार थोड़ा बदल गया, इस बार नाम हो गया कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ। नाम क्या हो गया? कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ। यहाँ पे आपको 2 भाग में लॉ को हम लोग बांटेंगे। यहाँ पे 2 पार्ट में लॉ डिवाइड होगा, एक पार्ट है कॉर्पोरेट का और एक पार्ट है अदर लॉ का। तो आपको यहाँ पे जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर पढ़ना है, कॉर्पोरेट, वो 2 कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर पढ़ना है आपको इंटर लेवल पे। कॉर्पोरेट 2 स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है कॉर्पोरेट में। एक पढ़ना है आपको कंपनी,
और एक पढ़ना है आपको LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। जब आप छोटे बच्चे थे फाउंडेशन में तो आपने पढ़ा है कि कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट है, LLP बॉडी कॉर्पोरेट है। तो हम इंटर में दो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे कंपनी और दूसरा पढ़ेंगे LLP। कंपनी के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा दी कंपनीज एक्ट, हमें पढ़ना पड़ेगा दी कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013। और LLP के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा दी LLP एक्ट, दी LLP एक्ट 2008। हमें दो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर पढ़ने हैं इंटर लेवल पे, दो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, एक पढ़ना है कंपनी और दूसरा पढ़ना है आपको LLP। एक पढ़ना है कंपनी और दूसरा पढ़ना है आपको LLP। अब इस कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में, अब इस कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में कंपनी के लिए हम पढ़ेंगे दी कंपनीज एक्ट 2013 और LLP पढ़ेंगे हम LLP एक्ट 2008 में। अदर लॉ के अंदर, और दूसरा है अदर लॉ। अदर लॉ में हमें टोटल 3 चैप्टर पढ़ना है बेटा। अदर लॉ में हमें कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं? 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं। वो 3 चैप्टर कौन से हैं अदर लॉ में? पहला है हमारा इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। दूसरा चैप्टर आपको पढ़ना है दी जनरल क्लॉजेज एक्ट, जिसको हम बोलेंगे GCA, जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897। और तीसरा चैप्टर हमें पढ़ना है अदर लॉ में FEMA, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। हमें कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर 2 पढ़ना है, कंपनी और LLP। कंपनी पढ़ेंगे हम कंपनीज एक्ट के अनुसार, कंपनीज एक्ट 2013। LLP पढ़ेंगे हम LLP एक्ट 2008 में। और इसके अलावा हमें 3 चैप्टर और पढ़ना है अदर लॉ में। वो 3 चैप्टर कौन है? एक चैप्टर है आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, दूसरा है जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 और तीसरा है FEMA, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। कंपनीज एक्ट के अंदर आपको 11 चैप्टर्स पढ़ने हैं। कितने चैप्टर पढ़ने हैं बेटा कंपनीज एक्ट के अंदर? 11 चैप्टर्स। और LLP में कितना चैप्टर पढ़ना है? एक चैप्टर है LLP का, वो पढ़ना है हमें। कंपनीज एक्ट के जो 11 चैप्टर हैं, कंपनीज एक्ट के जो 11 चैप्टर हैं, उनकी हम अभी देखेंगे इस पूरे। गुड मॉर्निंग बच्चों, विवेक, रणबीर। चलिए, तो पढ़ना क्या है पहले ये तो याद कीजिए। पहले पढ़ना क्या है ये तो पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो आपको, आपने कहा कि पेपर नंबर 2 CA इंटर का नाम है, पेपर का नाम बोलेंगे बच्चे, पेपर का नाम बोलेंगे कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ। पेपर का नाम क्या है बेटा? कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ। 2 भाग में बांटेंगे हम सिलेबस को, पहला है कॉर्पोरेट और दूसरा है अदर लॉ। अदर लॉ के अंदर 3 चैप्टर पढ़ने हैं। 3 चैप्टर के नाम बोलेंगे एक बार सारे बच्चे। 3 चैप्टर कौन कौन? पहला इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, दूसरा है द जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 और तीसरा है आपका FEMA, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। और कॉर्पोरेट में आपको कंपनीज एक्ट के 11 चैप्टर पढ़ने हैं और LLP के अंदर एक चैप्टर पढ़ना है। तो आप ध्यान से देखें तो टोटल चैप्टर आपको हो गए 11 कंपनी के, एक LLP का, 3 अदर लॉ, 15 चैप्टर्स। कितने चैप्टर पढ़ने हैं हमें CA इंटर लॉ के अंदर? 15 चैप्टर्स।
सीए इंटरलॉ में हमें कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं बेटा? 15 चैप्टर्स टोटल 15 चैप्टर। मात्र 15 चैप्टर ही पढ़ने हैं क्या मैम? हाँ बेटा, कुछ चैप्टर्स छोटे हैं, कुछ चैप्टर्स छोटे हैं, कुछ चैप्टर्स बड़े हैं। आपको पता है बेटा आईसीआई ने आपको कितने मॉड्यूल भेजे हैं? कितने मॉड्यूल आपको भेजेंगे? 3 मॉड्यूल आईसीआई के द्वारा आपको भेजा जाएगा। आईसीआई आपको 3 मॉड्यूल भेजेगा। पहले मॉड्यूल के अंदर उसने 6 चैप्टर कवर किए हैं। पहला चैप्टर है प्रिलिमिनरी, दूसरा चैप्टर है इनकॉर्पोरेशन एंड मैटर इंसिडेंटल देयरटू, तीसरा चैप्टर है प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, चौथा चैप्टर है आपका शेयर कैपिटल इन डिवेंचर, पांचवा चैप्टर है आपका एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय पब्लिक और छठा चैप्टर है चार्जेस। सेकेंड मॉड्यूल में 5 चैप्टर है। पहला चैप्टर है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का, दूसरा चैप्टर है डिविडेंड का, तीसरा चैप्टर है अकाउंट्स ऑफ कंपनी, फोर्थ चैप्टर है ऑडिट एंड ऑडिटर और फिफ्थ चैप्टर है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। और थर्ड मॉड्यूल में टोटल 4 चैप्टर हैं। एक है पहला है एलएलपी, फिर है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, फिर है जीसीए और फिर है फेमा। तो टोटल मिला के बेटा सीए इंटर में हमें कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं? 15 मात्र, ओनली मात्र कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं? 15। अब उन चैप्टर्स की करेंगे हम एबीसी एनालिसिस। कौन से चैप्टर हैं जो कैटेगरी ए के हैं, कौन से चैप्टर्स हैं जो कैटेगरी बी के हैं और कौन से चैप्टर्स हैं जो कैटेगरी सी के हैं, और फिर हम पढ़ना शुरू करते हैं चैप्टरों को। तो आपको ये समझ में आ गया है कि कितने चैप्टर्स टोटल पढ़ने हैं? अगर आपको समझ में आ गया है, अभी आप लाइव क्लास देख रहे हैं या बाद में रिकॉर्डेड क्लास देखें, तो आपको टोटल सीए इंटर में कितने चैप्टर पढ़ने हैं और पेपर का नाम क्या है आप टाइप कीजिए। पेपर का नाम है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ और टोटल चैप्टर कितने पढ़ने हैं? 15। एक ही चीज टाइप कर दीजिए कि टोटल नंबर ऑफ चैप्टर सीए इंटर में कितना पढ़ना है, टाइप कीजिए। आप अगर लाइव क्लासेस देख रहे हैं या आप कल बाद में रिकॉर्डेड क्लासेस देखेंगे तो आप टाइप कीजिए कि आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं। पहले पढ़ना क्या है, फिर दिमाग में किन बातों को बैठाना है आज, और उसके बाद पढ़ना शुरू करते हैं। कुछ बातों को हम दिमाग में भी बैठाएंगे। पहली बात क्या 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 बातें मैडम दिमाग में बैठाना है? पहले आप मुझे बताइए कि चैप्टर कितना पढ़ना है। जस्ट टाइप इट, टाइप करना है आपको चैट बॉक्स में, चैट में जाके टाइप करना है 15 चूंकि आप सामने मेरे नहीं बैठे हुए हैं, फेस टू फेस क्लास नहीं है, इसलिए हम आपको कोई एक्सप्रेशन देख नहीं पा रहे हैं, आप ही मुझे सिर्फ देख और सुन रहे हैं, ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। तो एक ही मीडियम है कि हम आप समझ पाए कि आप क्लासेस देख रहे हैं। टाइप कीजिए चैट बॉक्स में सारे 15 कितने टोटल चैप्टर पढ़ने हैं सी इंटर में? 15। टाइप करो बेटा 15। 11 चैप्टर पढ़ने हैं कंपनीज एक्ट के, 1 चैप्टर पढ़ना है एलएलपी में और 3 चैप्टर पढ़ना है अदर लॉ का। टाइप कीजिए 15। कितने टोटल चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं? कृतिका जैन, कृतिका ने टाइप किया है 15। बाकी बच्चे जो क्लास देख रहे हैं आप भी टाइप कीजिए कि टोटल चैप्टर कितने पढ़ने हैं। दिमाग में कुछ बातें अभी हम लोग रखेंगे। कंपनीज के 11 चैप्टर, एलएलपी का 1 और अदर लॉ के 3 चैप्टर, टोटल 15 चैप्टर पढ़ना है। 3 मॉड्यूल हमें आईसीआई भेजेगा। मैम फाउंडेशन में तो उसने 1 मॉड्यूल भेजा था,
तो फाउंडेशन में कम पढ़ना था, अभी थोड़ा ज्यादा पढ़ना है, उसके बाद और पढ़ना है। तो हम जैसे छोटे बच्चे थे नर्सरी में, तो जितना पढ़ना था क्या 10th में उतना ही पढ़ना था। तो धीरे 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 सिलेबस का लेंथ बढ़ेगा। अब ये करने के बाद सबसे पहले आप कीजिए एबीसी एनालिसिस कि ये चैप्टर जो है वो किस ऑर्डर में पढ़ना है, किस ऑर्डर में एबीसी, किन चैप्टरों पे हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा, कौन से चैप्टर्स हैं जो कैटेगरी ए के हैं, बी के हैं, सी के हैं। चैप्टर्स को कैटेगरी में बांटिए। एबीसी एनालिसिस लिखेंगे आप। कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ का एबीसी एनालिसिस है, ये एबीसी एनालिसिस है। देखिए, दिस इज द एबीसी एनालिसिस। चैप्टर्स के नाम आ रहे हैं आपको। डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड चैप्टर नंबर 6 है। सॉरी, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 7 है। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट चैप्टर नंबर 5 है। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस चैप्टर नंबर 6 है। हम एबीसी कैटेगरी के चैप्टर्स बांट रहे हैं। सबसे पहले बी कैटेगरी में जो चैप्टर्स हैं वो हमेशा हमें पास होने के लिए होते हैं। ये जो 7 चैप्टर्स हैं, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, ऑडिट ऑडिटर, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, ये जो 7 चैप्टर्स हैं कंपनीज एक्ट के, ये आपको हेल्प करेंगे सबसे पहले कि आपको 50 नंबर कैसे लाके पास होना है। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर नंबर 7 है। अकाउंट्स चैप्टर नंबर 8 है। ऑडिटर मैनेजमेंट 7 हो गया, मैनेजमेंट 7 हो गया, डिविडेंड 8 हो गया, अकाउंट्स 9 हो गया, ये ऑडिटर 10 हो गया, ये 11 हो गया। अब ध्यान से देखिए, यहां से कुछ बात निकाल रहे हैं हम लोग। चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, मतलब अगर कोई बच्चा चैप्टर 5 से स्टार्ट करके और 11 तक पढ़ ले तो वो सीए इंटर के लॉ पेपर में पास हो जाएगा, ये मेरी गारंटी। बी कैटेगरी के चैप्टर आपको पास कराते हैं क्योंकि ये वो चैप्टर्स हैं कंपनीज एक्ट के जो कंपलसरी बेसिस पे एग्जामिनेशन में पूछे ही जाते हैं, और ये कैटेगरी बी के हैं जो हमें क्या कराते हैं, पास कराते हैं। मतलब सबसे पहले हम क्या सोचते हैं, 50 नंबर लाने के लिए, तो वो कहां से आएगा, कैटेगरी बी से आएगा। चैप्टर कितने पढ़ने हैं, 5 to 11। ये करने के बाद हम कैटेगरी ए के चैप्टर्स में अगर आए तो कैटेगरी ए के चैप्टर्स हैं टोटल हमारे पास 4। अदर लॉ की इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, जनरल क्लॉजेज एक्ट, फेमा और एलएलपी, जो मॉड्यूल 3 हमारा सबसे पतला मॉड्यूल है, मात्र 4 चैप्टर हैं और वो कैटेगरी ए का चैप्टर है। आप ध्यान से देखें तो वहां से लगभग 42 से 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा इंस्टीट्यूट। 42 to 50 मार्क्स का क्वेश्चन कैटेगरी ए से कैटेगरी ए चैप्टर्स हैं, इंटरप्रिटेशन अदर लॉ, जनरल क्लॉजेस अदर लॉ, फेमा अदर लॉ और एलएलपी। ये तीनों क्या चैप्टर हैं, कहाँ के चैप्टर्स हैं ये तीनों, अदर लॉ, अदर लॉ।
और उसके बाद बेटा कैटेगरी सी के चैप्टर्स में आते हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 1 है कंपनीज एक्ट का, ये चैप्टर नंबर 2 है, प्रोस्पेक्टस चैप्टर नंबर 3 है, और शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर चैप्टर नंबर 4 है। ये जो 4 चैप्टर हैं कंपनीज एक्ट के 1 2 3 4, ये सी कैटेगरी के चैप्टर्स है। सी कैटेगरी का मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन नहीं आता है, बहुत बार हम इनमें सेलेक्टिव भी जाते हैं, सेलेक्टिव भी जाते हैं कि भाई तुम प्रोस्पेक्टस के ये 10 सेक्शन पढ़ लो, शेयर कैपिटल के 10 सेक्शन पढ़ लो, इनकॉर्पोरेशन के 10 पढ़ लो, प्रिलिमिनरी में तो 2 सेक्शन ही होते हैं, तो भी आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, आपका कोर्स हो जाएगा। तो ये था एबीसी एनालिसिस। तो ये था आपका एबीसी एनालिसिस। आप कॉपी लेके बैठे ना बेटा, कॉपी में नोट करते चलिएगा। क्या एबीसी एनालिसिस हम लिख रहे हैं, एबीसी एनालिसिस कैटेगरी बी ए सी। चलिए लिखिए, 2 मिनट 3 मिनट का टाइम लगाइए, आप नोट करते चलिए। हम एक एक चीज पढ़ाते चलेंगे, समझाते चलेंगे, और आप उसको हैंड रिटेन नोट्स बनाते चलिए। लॉ का नोट इतना सुंदर बने आपका कि कल आपको कोई भी प्रोविजन देखना हो, अपनी कॉपी उठाइए और आप देख के जाइए। थोड़ा सा मल्टीपल कलर वगैरह आप रख सकते हैं, सुंदर सुंदर लिखिए, नोट्स बनाइए, और उसी नोट्स को कल रेफर कीजिए, पढ़िए। सारे बच्चे वही करते हैं, जितने भी बच्चे आज तक मुझसे लॉ पढ़े हैं, उनके लॉ की कॉपी हमेशा उनके पास रहती है। वो बोलते हैं कि मैम ये हमेशा हमें फ्यूचर में भी काम आएगा, कुछ भी देखना होगा हम यहाँ से देखेंगे। तो आप भी एक सुंदर नोट्स बनाइए। स्पाइरल बाइंडिंग की कॉपी आती है बेटा 200 पेजेस की, स्पाइरल बाइंडिंग की कॉपी आती है 200 पेजेस की, वो कॉपी खरीद लें और उसमें एक सुंदर नोट्स बनाइए। अगर आप मेरी बातों को फॉलो करेंगे सिर्फ कि मैम ने ये बोला और मैं ये करूंगा, आपको लॉ में कभी भी सोचने की जरूरत नहीं है, हम उसके लिए काफी है। हम आपके लिए सोचेंगे, हम आपके लिए सब्जेक्ट आसान करेंगे, आपको बस मुझे फॉलो करना है। एबीसी एनालिसिस लिख रहे हैं आप, लिखिए। पहला ऐसे लिखिए, सीरियल नंबर, नेम ऑफ चैप्टर और मार्क्स कितने हैं। पहला चैप्टर है डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड का, जो चैप्टर नंबर 8 है आपके आईसीआई मटेरियल का, 2 से 5 नंबर के लिए पूछा जाता है। दूसरा चैप्टर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, जो चैप्टर नंबर 5 है आपका, वो 5 से 10 नंबर। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस 5 से 10, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन 12 से 15, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज 5 से 15, ऑडिट एंड ऑडिटर 5 से 15, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया 5 से 7। ये 10 लिख लीजिए आप। ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया भी फॉरेन कंपनी 10 मार्क्स के लिए पूछ रहा है। इसके बाद ये सब कैटेगरी बी के चैप्टर है। कैटेगरी बी हमें पास कराता है लॉ, कैटेगरी ए हमें अच्छी स्कोरिंग कराता है 70s 80s में, और प्रिलिमिनरी हमें अच्छा लगता है क्योंकि कम पढ़ के और पूरा मार्क्स दिलाता है। तो इस तरीके से लॉ को हम एबीसी एनालिसिस में बांट दिए। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, 15 चैप्टर। मैं यहां तक हो गया हो तो आप मुझे बोलेंगे तो हम आगे स्क्रॉल अप करेंगे, मतलब उसको हम ऊपर कर देंगे अगर आप मुझे बोलिएगा कि हो गया तो। 7 चैप्टर्स, 7 चैप्टर्स कैटेगरी बी के हैं। उसके बाद 4 चैप्टर है जो कैटेगरी ए के हैं और 4 चैप्टर है कैटेगरी सी के। टोटल 15 चैप्टर हमें पढ़ना है। टोटल हमें 15 चैप्टर पढ़ना है लॉ के अंदर।
टोटल 15 चैप्टर हमें पढ़ना है। आराम से पढ़ लेंगे बेटा, एक दिन में थोड़ा ही पढ़ना है, डेली डेली पढ़ना है, आराम से हो जाएगा। चलिए, हो गए 7 चैप्टर्स, तो आगे बढ़िए। कैटेगरी ए में 4 चैप्टर है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, जनरल क्लॉजेज एक्ट, फेमा और एलएलपी। ये कैटेगरी ए चैप्टर्स हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, जनरल क्लॉजेज एक्ट, फेमा और एलएलपी। ये हमें मदद करेंगे लॉ में ये स्कोरिंग के लिए। अगर हम लॉ में अच्छा करना चाहते हैं, 70s 80s की स्कोरिंग, तो वो मदद करेगा हमें कैटेगरी ए चैप्टर। गुड मॉर्निंग अर्पित। नोट करते चलिए, हम चीजों को समझाते चलें, हम आपको टाइम देंगे, प्रॉपर नोटिंग करते चलेंगे। हम लोग लॉ का एक सुंदर नोट्स बनाने जा रहे हैं। वो नोट्स का मतलब होगा जो पूरा कंपाइल्ड शॉर्ट नोट्स होगा, जो कल आपको वही रिवीजन करना है, वही बार बार पढ़ना है, और लॉ में आपको कुछ नहीं पढ़ना। अगर आप मुझसे पहले लॉ पढ़ चुके हैं सीए फाउंडेशन में, तो आपको पता है हमेशा नोट्स पे काम करते हैं हम लोग। और उसके बाद बेटा कैटेगरी सी चैप्टर्स हैं, जिनमें 4 चैप्टर पढ़ेंगे हम, प्रिलिमिनरी, इनकॉर्पोरेशन, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर एंड शेयर कैपिटल। आप मुझे 15 चैप्टर के नाम बता सकते हैं क्या कि क्या 15 चैप्टर पढ़ना है? 15 चैप्टर कौन कौन से आपको पढ़ने हैं सीए इंटर में? अगर हम आपसे पूछें कि क्या आप मुझे बता पाइएगा कि 15 चैप्टर कौन है, तो क्या आप बता पाएंगे क्या? मतलब हम सीरियल नंबर से देखें तो चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चैप्टर्स कंपनीज एक्ट के, एक एलएलपी का और 3 अदर लॉ का। चार चैप्टर कैटेगरी सी के हैं, प्रिलिमिनरी, इनकॉर्पोरेशन, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट एंड शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर लिखा हुआ हो गया? आपने एबीसी एनालिसिस लिख लिया क्या कि आपको कैसे पढ़ना है, किन चैप्टरों पे ज्यादा स्ट्रेस देखना है? अदर कंपनी लॉ के जो चैप्टर्स है बेटा, वो हमारे डेली लाइफ में बहुत यूज होते हैं, हमें कंपनी जल्दी याद हो जाएगी। एलएलपी बहुत ज्यादा, बहुत सारे प्रोविजन कंपनी जैसे हैं, लेकिन चूंकि सेक्शंस अलग हैं तो उनको बड़ा ध्यान से याद करना होता है। और अदर लॉ का जो लैंग्वेज है, अदर लॉ का जो लैंग्वेज है वो हमारा यूजुअल लैंग्वेज नहीं है। जैसे अदर लॉ में इंटरप्रिटेशन चैप्टर में आप पढ़ रहे हैं, रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन, रीजनल इंटरप्रिटेशन, एक्सेप्शनल इंटरप्रिटेशन, बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, इजुसडेम जेनरिस, नॉसिचर सोसिस, कॉन्टेम्प्रोनिया एक्सपोजियो। ये सुनकर नहीं आपको लग रहा है कि भाई ये इसी ग्रह के हैं क्या मैम? तो हमें पढ़ते समय किन चैप्टरों में किन बातों का ख्याल रखना है, ये ध्यान देना होगा। लॉ के बारे में हम आपको कुछ बातें आपके दिमाग में बैठा देना चाहते हैं। पहली बात, लॉ का जो पेपर एग्जामिनेशन में आपसे पूछेगा, पहली बात, लॉ का जो पेपर आपसे एग्जामिनेशन में पूछेगा, कुछ चीजों को फर्स्ट दिन अपने दिमाग में, माइंड में सेट कीजिए। पहली बात, लॉ का पेपर
लेंदी होगा, होगा। पहले से दिमाग में क्लियर रखिए, लॉ का पेपर लेंदी होगा, ये दिमाग में रखिए। उस दिन आपको रियलाइज नहीं होना चाहिए जिस दिन आप एग्जामिनेशन हॉल में गए हैं कि लॉ का पेपर लेंदी है। लॉ का पेपर लेंदी होगा, ये दिमाग में बैठाइए, ठीक है। ये लेक्चर चल रहा है बेटा, सीए इंटर का प्री रिजल्ट बैच शुरू हुआ है। एमडब्ल्यूएफ में प्री रिजल्ट बैच चलेगा और टीटीएस में रीस्टार्ट बैच चलेगा, जिसमें हम लोग अपने मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को कंटिन्यू करेंगे। जो बच्चे हमारे जनवरी अटेम्प्ट के हैं वो आप ये क्लास भी देखिएगा, क्योंकि ये क्लास भी जो हम हो रहा होगा ये थोड़ा स्लो चलेगा, तो आप ये नहीं देखिए, आप अपना रीस्टार्ट बैच देखिएगा जिसमें हम फास्ट चल रहे हैं, ठीक है बेटा। ये उन बच्चों के लिए है जो अभी सीए फाउंडेशन का पेपर देके और पढ़ना शुरू कर रहे हैं। पहला, लॉ का पेपर लेंदी होगा। दूसरा, कॉन्सेप्चुअल होगा, मतलब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी जरूरी होगी पेपर की, पेपर लेंदी होगा, कॉन्सेप्चुअल होगा। तीसरा, ट्रिकी होगा। और चौथा, इजी होगा। पेपर अगर बड़ा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि पेपर टफ है। पेपर को पढ़ने में ज्यादा समय लग रहा है, बनाने में ज्यादा समय लग रहा है, लेकिन वो मुश्किल है ऐसा कुछ नहीं है। पेपर लेंदी होगा, आज से ही दिमाग में बैठाएंगे। पेपर कॉन्सेप्चुअल होगा, कुछ ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और लेकिन पेपर इजी होगा। किन बातों का हमें ख्याल रखना होगा मैम लॉ में तो हम अच्छा करेंगे? पहला, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, रेगुलर क्लासेस लें, क्लास के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से ही हम परफेक्ट होते हैं, प्रैक्टिस से हमें परफेक्शन आता है। रेगुलर बेसिस पे क्लास लीजिएगा, एक दिन क्लास लें और 4 दिन नहीं पढ़े तो वो ठीक नहीं होता। अर्ली बर्ड बैच शुरू हुआ है, ये अर्ली बर्ड बैच नेक्स्ट ईयर के लिए। आगे बढ़िए। तो पहला लेंदी होगा, कॉन्सेप्चुअल होगा, ट्रिकी होगा और लेकिन होगा आसान। पहला, कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे। जैसे 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 चैप्टर्स पढ़ रहे हैं उनको हम कंसिस्टेंसी रेगुलर बेसिस पे पढ़ेंगे। दूसरा, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। प्लस जैसे जैसे चैप्टर्स होते जाएंगे हम उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते जाएंगे। हम क्वेश्चन प्रैक्टिस मतलब राइटिंग स्किल पे फ्रॉम वेरी बिगिनिंग काम करेंगे। हम प्रॉपर सुंदर नोट्स बनाएंगे, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। टीचर जैसे एक एक चैप्टर खत्म होने के बाद टेस्ट देगा तो हम टेस्ट देंगे और हम देखेंगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तीसरा, घर में जाके रिवाइज करेंगे। जो मैंने आज आपको क्लास में पढ़ाया, जो हम आपको क्लास में पढ़ाएंगे लिखवाएंगे, उसको रिवीजन करने में आधा घंटे से ज्यादा का समय नहीं लगेगा, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि लॉ में हम आपको सब कुछ यहीं करा दें, आपको घर में जाके कुछ ना पढ़ना पड़े। एक बार आधा घंटे का रिवीजन चाहिए होगा। जो भी हम टेस्ट लें वो टेस्ट में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिए। अगर आप ये 4 काम कर गए, अगर आप रेगुलर हैं, प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, घर में जाके लाउड होके चीजों को रिवाइज कर रहे हैं, और सारे टेस्ट जो ड्यूरिंग कोर्सेज हम लेंगे अगर आपने दिया है, कोई माई का लाल आपको लॉ में फेल नहीं करा सकता। चाहे आईसीआई कितना भी टफ क्वेश्चन दे दे, आप फेल तो कम से कम नहीं होंगे। बहुत टफ क्वेश्चन बनाए आईसीआई, फिर भी कम से कम 40, 50, 60 लाने के लिए हमें ना सोचना पड़े, इस पे कम करेंगे हम लोग फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। तो अगर आप समझ चुके हैं कि आपको 15 चैप्टर पढ़ने हैं, कंपनीज एक्ट के 11 चैप्टर, कंपनीज एक्ट में 11 चैप्टर कौन कौन से हैं? पहला चैप्टर, आप देखिए एबीसी एनालिसिस हम बोल रहे हैं और आपको भी याद हो जाएगा। आप देखिए अपना एबीसी एनालिसिस, आप देखिए एबीसी एनालिसिस। पहला चैप्टर है प्रिलिमिनरी, दूसरा चैप्टर है इनकॉर्पोरेशन, तीसरा चैप्टर है प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर, फोर्थ चैप्टर है शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर, पांचवा चैप्टर है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, छठा चैप्टर है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, सातवां चैप्टर है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन,
8वां चैप्टर है डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। 9th चैप्टर है आपका अकाउंट्स ऑफ कंपनी। 10th चैप्टर है ऑडिट एंड ऑडिटर। और 11th चैप्टर है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। यानी आपको कंपनीज एक्ट में 11 चैप्टर्स जो पढ़ने हैं, आईसीआई आपको टोटल 3 मॉड्यूल भेज रहा है, उसमें 2 मॉड्यूल कंपनी का है बेटा। 2 मॉड्यूल क्या का है? कंपनीज एक्ट का। और लास्ट मॉड्यूल में 4 चैप्टर है। पहला चैप्टर है एलएलपी का और 3 अदर लॉ पढ़ना है। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 और फेमा 1999। याद हो गए क्या बेटा आपको 15 चैप्टर के नाम? क्या आपको 15 चैप्टर के नाम याद हो गए? नहीं मैम, 2 मिनट का समय दो। चलो ले लो 2 मिनट और 15 चैप्टर याद करो। आप जहां बैठे हैं, जैसे बैठे हैं, लाउड होइए, लाउड होइए, बोलिए। जितना बार लॉ बोलिएगा लॉ उतना आसान होगा। ये ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन है। आप मुझे देख रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं। जैसे आपको मूवी याद हो जाती है, वैसे ही लॉ याद हो जाएगा। मूवी के डायलॉग हो जाते हैं, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। छावा के डायलॉग याद हो जाते हैं। कैसे याद हो जाते हैं? ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। 15 चैप्टर्स के नाम याद कर रहे हैं मैम हम। कंपनीज एक्ट के 11 चैप्टर, कंपनीज एक्ट के 11 चैप्टर। पहला चैप्टर है प्रिलिमिनरी, दूसरा इनकॉर्पोरेशन, तीसरा प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर, 4th चैप्टर है शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर, 5th चैप्टर है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, 6th चैप्टर है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, 7th चैप्टर है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, 8th चैप्टर है डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, 9th चैप्टर है अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, 10th चैप्टर है ऑडिट एंड ऑडिटर और 11th चैप्टर है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। टोटल 3 मॉड्यूल हैं, जिसमें 2 मॉड्यूल कंपनीज एक्ट का है और जो 3rd मॉड्यूल है उसमें 4 चैप्टर हैं। पहला है एलएलपी 2008 और उसके अलावा 3 अदर लॉ हैं। 3 अदर लॉ क्या क्या पढ़ना है? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, दूसरा दी जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897, तीसरा एलएलपी फेमा 1999। तो टोटल हो गए 15 के 15 चैप्टर। क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है हो चुका। तो अब पढ़ना है पे आते हैं। क्या पढ़ना है? 15 चैप्टर्स पढ़ने हैं। 15 चैप्टर की हमने करी एबीसी एनालिसिस और उसके बाद हम आ गए कि अपने पढ़ते समय 4 बात फ्रॉम वेरी बिगिनिंग आज से ही दिमाग में डाल लीजिए। लॉ का पेपर लेंदी होगा, लॉ का पेपर कॉन्सेप्चुअल होगा, लॉ का पेपर ट्रिकी होगा, लॉ का पेपर आसान होगा। रेगुलर बेसिस पे पढ़ेंगे, कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। घर में जाके मैडम आप जितना आज पढ़ा के भेजोगी उतना जाके रिवाइज करके ही आएंगे, ये कसम खाते हैं, और सारे टेस्ट देंगे। इसके बाद तुमको कोई फेल करके लॉ में दिखला दे, उसके बाद चाहे पेपर आईसीआई कितना भी मुश्किल सेट करे, तुम तैयार हो। और ये तैयारी है 5 महीने की। 5 महीने हम तैयार हुए हैं इसलिए कि हम अपने पेपर्स को दे के आएंगे इस तरीके से। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं पहला चैप्टर प्रिलिमिनरी का। मैडम प्रिलिमिनरी तो हम फाउंडेशन में पढ़ के आए हैं, देखते हैं तुमको कितना आता है कंपनी। मैडम पढ़ के सेक्शन 1 एंड 2 हमें फाउंडेशन में कंपनीज एक्ट पढ़ना था, तो ठीक है ना बेटा, देखते हैं कि कितना पढ़ के आए हो। चलो तुम बताते रहना। चैप्टर नंबर 1 प्रिलिमिनरी, चैप्टर नंबर 1 प्रिलिमिनरी।
आप लिखिए चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, 2 सेक्शंस पढ़ना है टोटल इस चैप्टर में, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। इस चैप्टर में दो ही सेक्शन ही है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। और इस चैप्टर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म नहीं है। चैप्टर नंबर 1 नाम है प्रिलिमिनरी, केवल 2 ही सेक्शन पढ़ने हैं इस चैप्टर में, सेक्शन नंबर 1 एंड सेक्शन नंबर 2। और इस चैप्टर के अंदर कोई भी ई फॉर्म्स, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इन्वॉल्व नहीं है, कोई भी फॉर्म इन्वॉल्व नहीं। कंपनी होती क्या है बेटा? मैडम हम इंटर के स्टूडेंट हैं, मैंने कहा तो बताओ ना कंपनी क्या होती है। सेक्शन 2 क्लॉज 20 बोलता है कि कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, मतलब कंपनीज एक्ट 13 और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। कंपनी का मतलब बताया, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। अब ये कंपनीज एक्ट 2013 जो है बेटा, वो 30 अगस्त को 30 अगस्त 2013 में आया। तो उसके बाद जितनी कंपनियां बनी होंगी वो सब तो कंपनीज एक्ट 2013 में ही बनी होंगी। लेकिन जो पुरानी कंपनियां 13 से पहले, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायंस 1973 की कंपनी है, तो वो किस कंपनीज एक्ट में बनी होगी? पहले के कंपनीज एक्ट में। पहले का कंपनीज एक्ट क्या है? द कंपनीज एक्ट 1956, द कंपनीज एक्ट 1956। तो उसको क्या बोलेंगे हम? प्रीवियस कंपनी लो, पहले का कंपनी लो। इन्फोसिस पहले 81 की कंपनी है, तो इन्फोसिस भी कंपनीज एक्ट 1956 में बनी होगी, बोल रहे हैं हाँ। तो बोल रहे हैं कंपनी का मतलब कंपनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। बेटा लॉ के अंदर हम ये 2 वर्ड हमेशा यूज करते हैं, मीन्स एंड इंक्लूड्स, मीन्स एंड इंक्लूड्स। तो इसके मतलब क्या है मैडम? इसके कुछ मतलब होते हैं। हाँ बेटा, मीन्स का मतलब है, मीन्स का मतलब है एग्जॉस्टिव, मीन्स का मतलब है रिस्ट्रिक्टिव, मीन्स का मतलब है ओनली डेफिनेशन। मात्र कंपनी का मतलब कंपनी जो कंपनीज एक्ट में 13 में बनी है, इसके पहले की कंपनीज एक्ट में बनी है, मात्र वही कंपनी है। उसके अलावा आप किसी को कंपनी नहीं बोल सकते, उसके अलावा आप किसी को भी कंपनी नहीं बोल सकते। मिल जाएगा बेटा ये रूल, आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो मिल जाएगा, मिल भी जाएगा। और हम तो चाहते हैं कि अगर आप क्लास में साथ साथ मेरे नोट कर लेते तो आपका एक हैंड रिटन प्रैक्टिस भी हो जाता लॉ का। क्योंकि लॉ में एक समस्या तो ये भी है कि हैंड रिटन प्रैक्टिस, जिसको भी ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए मिल जाएगा, हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। आपको हाय का मैसेज करना होगा मुझे, हाय, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, और हम आपको ये नोट्स रिटन फॉर्म में प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि आप इसको अपने हाथ से अपनी कॉपी में लिख के और सुंदर अपना नोट्स भी तैयार करें, हैंड रिटन। 2 काम लॉ के अंदर बेटा, राइटिंग प्रैक्टिस भी जरूरी है। हम आपको दे देंगे आपकी सुविधा के लिए कि आपके पास सामने रहेगा और आप जो है वहां से देख के नोट कर लेते हैं, तो इसके लिए हम आपको दे देंगे। आप बोलिएगा हैंड रिटन नोट्स, तो मुझे क्या दिक्कत है। लेकिन अगर हम आपको टाइम दे रहे हैं लिखने का, आप मेरे साथ साथ लिखेंगे तो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होती जाएगी। और आपको पता है कि लॉ में राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। कृष्णा ठाकुर, गुड मॉर्निंग।
मुझे हाय का मैसेज करेंगे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 7291010463 पे, और ये हैंड रिटन नोट्स हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। अपना नाम और आप अर्ली बर्ड हैं तो अर्ली बर्ड बोल के मैसेज कीजिएगा। नोट्स भी हैंड रिटन प्रोवाइड करेंगे, और दूसरा आप लिखते भी चलिए तो अच्छा होगा, राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी बेटा। आपको पता है लॉ के अंदर राइटिंग प्रैक्टिस हो जरूरी है। तो कंपनी क्या होती है? कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, कंपनीज एक्ट 13, और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। यानी कंपनी का मतलब कंपनी जिसका इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन या तो आपने कंपनीज एक्ट 13 में कराया है या पहले के किसी कंपनीज एक्ट में रजिस्टर हुई है। लॉ के अंदर फ्रीक्वेंटली आप दो वर्ड्स देखेंगे, एक होता है मीन्स और दूसरा होता है इंक्लूड। मीन्स का मतलब होता है एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, रेस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन, ओनली डेफिनेशन, मात्र यही। कंपनी का मतलब कंपनी जिसका इनकॉर्पोरेशन कंपनीज एक्ट में हुआ है, मात्र वही कंपनी है बेटा, उसके अलावा कंपनी हो ही नहीं सकती। इंक्लूड का मतलब है कि और भी चीजें इनमें समय समय पे फॉर टाइम बिंग इंक्लूड होंगी, फर्दर एडिशन पॉसिबल है। और अगर आप देखते हैं मीन्स एंड इंक्लूड तो वो भी एग्जॉस्टिव डेफिनेशन होता है। मैंने आपसे बोला कि एक एग्जांपल लो, ह्यूमन बीइंग मीन्स बॉयज, ह्यूमन बीइंग मीन्स बॉय। ह्यूमन बीइंग का मतलब होता है लड़के, तो देवियां तो क्रोधित हो जाएंगी, और अभी तो नवरात्र चल रहा है, देवी का क्रोध अच्छा नहीं है, नहीं तो महिलाएं तो मुझसे नाराज होंगी, मैडम क्या हम ह्यूमन बीइंग नहीं? मतलब ये क्या? ह्यूमन बीइंग मींस बॉय, मतलब ह्यूमन बीइंग का मतलब सिर्फ लड़के, तो हम तो ह्यूमन बीइंग नहीं बोल रही। देवी शांत होइए, आप देवी हैं, आप अवतार हैं, आप सर्वदा पूजनीय हैं, आप तो साक्षात माता का स्वरूप हैं। आप जो हैं, आपको तो और ऊपर की कैटेगरी मैंने कही, भाई आप तो माताएं हैं। मतलब देखो ह्यूमन बीइंग मींस बॉय, मतलब ह्यूमन बीइंग का मतलब सिर्फ लड़के हैं, तो लड़कियां ह्यूमन बीइंग नहीं होती। और इसी को अगर मैंने चेंज कर दिया कि ह्यूमन बीइंग मींस गर्ल्स, मतलब ह्यूमन बीइंग का मतलब सिर्फ लड़कियां हैं, तो बॉय ह्यूमन ही नहीं होते, ह्यूमन बीइंग ही नहीं होते। तो ये मतलब होता है मींस का। मींस का मतलब होता है एग्जॉस्टिव, मींस का मतलब होता है रेस्ट्रिक्टिव, मींस का मतलब होता है ओनली। तो जब भी लॉ के अंदर मींस, जैसे आपने पढ़ा होगा फाउंडेशन में, प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी, पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी, स्मॉल कंपनी मींस अ, मींस जब बोलते हैं तो मींस का मतलब होता है कि प्राइवेट कंपनी का सिर्फ यही मतलब है, पब्लिक कंपनी का सिर्फ यही मतलब है, स्मॉल कंपनी का सिर्फ यही मतलब है, ओपीसी का सिर्फ यही मतलब है। मींस का ये मतलब होता है एग्जॉस्टिव, रेस्ट्रिक्टिव, ओनली, मात्र, इंक्लूसिव, और भी ऐड होंगे, टाइमिंग और भी चीजें इंक्लूड होती रहेंगी, फर्दर एडिशन इज पॉसिबल। मींस एग्जॉस्ट, मींस एंड इंक्लूसिव, एग्जॉस्टिव। सेक्शन 2 क्लॉज 16 आपसे कुछ कंपनीज एक्ट के बारे में बोल रहा है कि कुछ प्रीवियस कंपनी लॉ है, जैसे ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1844, द इंडियन कंपनीज एक्ट 1866, द इंडियन कंपनीज एक्ट 1882, द इंडियन कंपनीज एक्ट 1930, द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर्ड कंपनीज ऑर्डिनेंस 42, और द कंपनीज एक्ट 1956। ये क्या है? यह है सेक्शन 2 क्लॉज 67 बोलता है, सेक्शन 2 क्लॉज 67 बोलता है कि कुछ प्रीवियस कंपनी लॉ है। अभी आपने कहा ना कंपनी मींस द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, तो हम पढ़ रहे हैं प्रीवियस कुछ कंपनी लॉ के नाम, देखेंगे आप प्रीवियस कंपनी लॉ के नाम, कुछ प्रीवियस कंपनी। सेक्शन 2 क्लॉज 67 बोलता है कि ये प्रीवियस कंपनी लॉ है, मतलब कंपनीज एक्ट 13 से पहले यही कंपनीज एक्ट थे।
प्रीवियस कंपनीज एक्ट कौन कौन हो गया बेटा? पहला द ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1844, दूसरा द कंपनीज एक्ट 1866, तीसरा द कंपनीज एक्ट 1882, फोर्थ इंडियन कंपनीज एक्ट 1930, फिर है द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर्ड कंपनीज ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस है बेटा, ऑर्डिनेंस हम आपको पढ़ाएंगे। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है टेम्पररी लॉ। जिस समय हमारा पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है उस समय प्रेसिडेंट को भी पावर है कि वो इमरजेंसी में लॉ बनाते हैं, और जब पार्लियामेंट सेशन में आता है तो उसको हम लोग पास करा लेते हैं। अगर नहीं पास हुआ तो लैप्स कर जाता है। तो ये ऑर्डिनेंस है, मतलब पार्लियामेंट में नहीं पास हो पाया इसलिए ऑर्डिनेंस बन के ही रह गया। लिख लिया आपने नाम प्रीवियस कंपनीज एक्ट का? द ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1844, इंडियन कंपनीज एक्ट 1866, द इंडियन कंपनीज एक्ट 1882, द इंडियन कंपनीज एक्ट 1913, द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर्ड कंपनीज ऑर्डिनेंस 1912 और द कंपनीज एक्ट 1956। ये प्रीवियस कंपनी लॉ है। कंपनीज एक्ट 13 से पहले यही सारे चलते थे। अब आपसे पहला प्रश्न आ रहा है, पहला प्रश्न है आपसे कि इज फॉरेन कंपनी अ कंपनी? अगर आप समझ चुके हैं कि व्हाट इज अ कंपनी, कंपनी मींस कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तो आपसे पहला प्रश्न है कि इज फॉरेन कंपनी अ कंपनी? आंसर दीजिए, क्या फॉरेन कंपनी कंपनी है? क्या फॉरेन कंपनी कंपनी है? आंसर दीजिए अगर आप ये डेफिनेशन समझे हैं कि व्हाट इज अ कंपनी। अगर आप समझे हैं कि व्हाट इज अ कंपनी तो आंसर दीजिए कि क्या फॉरेन कंपनी कंपनी होती है? इज फॉरेन कंपनी अ कंपनी? क्या फॉरेन कंपनी कंपनी है? जवाब दें। जवाब आपको देखना है यस या नो में। हाँ फॉरेन कंपनी कंपनी है, या जिसको लग रहा है नहीं फॉरेन कंपनी तो कंपनी नहीं है, कंपनी नहीं है तो क्या है हम देखेंगे। अभी सिर्फ आपको ये जवाब देना है सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अनुसार कि क्या फॉरेन कंपनी कंपनी है। टाइप कीजिए यस और नो, टाइप कीजिए अगर आपको लगता है कि हाँ भाई फॉरेन कंपनी कंपनी है। मैडम क्या बात कर रही है, सुबह सुबह नशा लेके आ गई है क्या, गांजा पी के आ गई है क्या पढ़ाने? बोल रही है कि क्या फॉरेन कंपनी कंपनी है क्या? टाइप कीजिए यस या नो। इंटरेक्शन दिखलाइए क्लास में बेटा। टीचिंग इज नॉट एट ऑल अ वन वे कम्युनिकेशन। टीचिंग इज नॉट अ वन वे कम्युनिकेशन एट ऑल। टीचिंग इज नॉट अ वन वे कम्युनिकेशन एट ऑल। वन वे कम्युनिकेशन है कि हम बोलते रहे। आप भी तो अपना रिस्पॉन्स दें कि क्या इज फॉरेन कंपनी या कंपनी, क्या फॉरेन कंपनी कंपनी है as per definition of company under section 2 clause 20। आपने कहा सेक्शन 2 क्लास 20 बोलता है कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। अब तो आपने प्रीवियस कंपनी लॉ भी देख लिया कि पहले ये सब कंपनीज एक्ट होते थे। तो आप जवाब दीजिए कि इज फॉरेन कंपनी या कंपनी। टाइप कीजिए यस और नो टाइप करना है। अगर आपको लगता है कि हाँ कंपनी है तो लिखिए यस,
और आपको लगता है नहीं कंपनी तो नहीं है, तो लिखिए नो। हाँ बेटा टाइप कीजिए यस और नो, चैट बॉक्स में जाइए और वहां पे टाइप कीजिए यस और नो, मुझे पता तो चले कि कितने बच्चे को डेफिनेशन समझ आ गया। आंसर है नो, आंसर है नो। फॉरेन कंपनी इज नॉट अ कंपनी अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 20, क्योंकि अगर फॉरेन कंपनी कंपनी होगी अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 20 में, तो उसको इंडिया के कंपनीज एक्ट 2013 या इंडिया के किसी पहले के कंपनीज एक्ट में रजिस्टर होना होगा। तो मुझे एक चीज बताओ, एप्पल फॉरेन की कंपनी, कोको कोला फॉरेन की कंपनी, पेप्सिको फॉरेन की कंपनी, तो क्या ये फॉरेन की कंपनी इंडिया की कंपनीज एक्ट में रजिस्टर होंगे क्या बेटा? क्या ये फॉरेन की कंपनियां इंडिया की कंपनीज एक्ट में रजिस्टर हुए होंगे क्या? नहीं। अगर कंपनी इंग्लैंड की है तो वो यूके कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हुई होगी, अगर कंपनी अमेरिका की है तो अमेरिका के कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हुई होगी, तो फिर वो हमारी कंपनी कैसे कही जाएगी? तो यानी कि फॉरेन कंपनी हमारी कंपनी के डेफिनेशन में नहीं आता सेक्शन 2 क्लॉज। मींस का मतलब एग्जॉस्टिव, मात्र कंपनी मात्र वही है जो कंपनीज एक्ट 2013 में, ये इसके पहले के कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, मात्र वही कंपनी है, उसके अलावा कोई भी कंपनी नहीं है। तो क्या कोई फॉरेन कंपनी एप्पल, क्या एप्पल इंडिया की कंपनी एक्ट में रजिस्टर हुई होगी? सोच के बोलो। नहीं, तो फॉरेन कंपनी कंपनी नहीं है। तो फिर फॉरेन कंपनी क्या है? फॉरेन कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट है, फॉरेन कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट है। और चूंकि अभी आप पढ़िएगा फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन आपने फाउंडेशन में पढ़ा होगा सेक्शन 2 क्लास 42, फॉरेन कंपनी मींस अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड व्हिच हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। फॉरेन कंपनी इंडिया में आके अगर अपना प्लेस ऑफ बिजनेस लगाएगी तो जाहिर सी बात है हम अपने कंपनीज एक्ट के कुछ सेक्शंस जैसे सेक्शन 379 टू 393 ए अप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर आप पूछिए किसी से, आप फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं, आप पूछिए किसी से भी कि क्या फॉरेन कंपनी कंपनी है, और अगर बोलता है कि हाँ, तो आप जवाब दीजिए उसको नो, फॉरेन कंपनी इज नॉट अ कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट और अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 20 फॉरेन कंपनी कंपनी ही नहीं है। फॉरेन कंपनी क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट नोटिफाइड बाय सीजी, जिसको सीजी ने नोटिफाई किया और बोला कि चूंकि उनका प्लेस ऑफ बिजनेस हमारे यहाँ है, अब वो प्लेस ऑफ बिजनेस लगाएंगी, वो खुद से बिजनेस करें, फिजिकली करें, इलेक्ट्रॉनिकली करें, खुद से करें, एजेंट रख के करें, जिस मोड में करना है करें। अगर प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में लगाती है तो हम अपने कंपनीज एक्ट उन पर लगाएंगे सेक्शन 379 टू 393 ए, लेकिन फॉरेन कंपनी कंपनी नहीं है। बात सही है, आगे बढ़े। तो फॉरेन कंपनी कंपनी नहीं है, बॉडी कॉर्पोरेट है। बॉडी कॉर्पोरेट का एक जनरल डेफिनेशन देखें बेटा, तो जनरली ऑल दोज एंटिटी whose registration या incorporation is compulsory under any specific act, उसको हम बोलते हैं बेटा बॉडी कॉर्पोरेट। अब जो कंपनी है, क्या कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट है? हाँ।
क्या कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट है? हाँ। क्यों? क्योंकि कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट में कंपलसरी है। क्या एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट है? क्या एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट है? हाँ, क्योंकि एलएलपी का रजिस्ट्रेशन एलएलपी एक्ट 2008 में कंपलसरी है। क्या फॉरेन कंपनियां बॉडी कॉर्पोरेट है? हाँ, क्योंकि वो किसी न किसी कंपनी एक्ट में तो रजिस्टर हुई होंगी ना बेटा। बात तो सही है, यानी फॉरेन कंपनी कंपनी तो नहीं, समझ आया? फॉरेन कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट है। टोटल आपको कंपनीज एक्ट में कितने सेक्शंस पढ़ने हैं? 470 सेक्शंस, 7 शेड्यूल और 29 चैप्टर्स। कितने सेक्शंस पढ़ने हैं बेटा कंपनीज एक्ट में? टोटल 470, 470 सेक्शंस, 7 शेड्यूल्स एंड 29 चैप्टर्स। अब शुरू करते हैं हम लोग बेटा सेक्शन 1। सेक्शन 1 हमसे 4 बातें करता है। पहली बात, व्हाट इज द टाइटल ऑफ कंपनीज एक्ट, एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेबिलिटी। 4 बातें करता है हमसे सेक्शन 1। क्या? सेक्शन 1 4 चीजें। पहला टाइटल, तो हर एक्ट के 2 टाइटल होते हैं बेटा, एक होता है लॉन्ग टाइटल और एक होता है शॉर्ट टाइटल। आप पढ़िए तो जरा एक बार बोलेंगे देख के और उसके बाद लिखेंगे। चलिए बोलिए, कंपनीज एक्ट का लॉन्ग टाइटल क्या है? कंपनीज एक्ट का लॉन्ग टाइटल क्या है? एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज। 100% मुझे उम्मीद है कि फाउंडेशन में आप लॉन्ग टाइटल नहीं पढ़े होंगे, आप सिर्फ शॉर्ट टाइटल पढ़े होंगे, दी कंपनीज एक्ट 2013। मैडम फाउंडेशन में इतना एनालिसिस कहाँ किया? हाँ बेटा, वो फाउंडेशन था ना, उतनी एनालिसिस नहीं थी। अब इंटर लेवल पे आप पूरा एनालिटिकली पढ़ना पड़ेगा, एक एक चीज क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्चुअली क्लियर नहीं होंगे तो अब यहाँ पे आंसर्स आएंगे, क्वेश्चन कुछ डायरेक्ट भी आएंगे, कुछ केस स्टडी भी आएंगे, पर अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो आप मुश्किल में आ सकते हैं। और सीए इंटर पास करते ही आप बेरोजगार नहीं रहेंगे, इस बात की ये गारंटी है। तो लॉन्ग टाइटल का नाम बोलेंगे एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू। हमारा जो कंपनीज एक्ट 13 है बेटा, वो पुराने कंपनीज एक्ट 1956 और सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट को कंसोलिडेट करके मिला के ही तो बना है, और उनमें चेंजेस हुए हैं बहुत सारे। जो वो पुराने बहुत आउटडेटेड सेक्शंस हो चुके थे उनको डिलीट कर दिया, कुछ नए प्रोविजंस, नए सेक्शंस पहली बार ऐड हुए, विसल ब्लोइंग का कॉन्सेप्ट आया, ओपीसी का कॉन्सेप्ट आया, क्लास एक्शन सूट का कॉन्सेप्ट आया, बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट लाए गए जो आज के इन्वायरमेंट के अनुसार जरूरी थे, और कुछ जो आउटडेटेड हो चुके हैं कॉन्सेप्ट उनको डिलीट भी किया गया कि ये तो बेकार के प्रोविजन है, अब खत्म हो गए हैं। तो चलिए टाइटल, लॉन्ग टाइटल क्या है? एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज। एंड व्हाट इज द शॉर्ट टाइटल? द कंपनीज एक्ट 2013। एक्सटेंट क्या है बेटा? कहां लगता है? पूरे भारत में, होल ऑफ इंडिया। कंपनीज एक्ट कहां लगता है? तो व्हाट इज द आंसर? होल ऑफ इंडिया, पूरे भारत में लगता है बेटा, पूरे भारत में। जम्मू कश्मीर में भी हाँ, लद्दाख हाँ, पूरा भारत। क्या वो भारत नहीं है? तो कम एक्सटेंट क्या है? होल ऑफ इंडिया। एक्सटेंट क्या है बेटा? होल ऑफ इंडिया। कमेंसमेंट, सेक्शन 1 किस दिन फोर्स में आया? सेक्शन 1 कम इनटू फोर्स ऑन 30 अगस्त 2013। यानी सेक्शन 1 जो है कंपनीज एक्ट का, सेक्शन 1 जो है कंपनीज एक्ट का, वो 30 अगस्त को आया। सेक्शन 1 जो है कंपनीज एक्ट का, सेक्शन 1 जो है कंपनीज एक्ट का
वो 30 अगस्त को आया बेटा, 30 अगस्त 2013 को आया। सेक्शन 1 किस दिन आया? 30 अगस्त 2013 को। 98 सेक्शंस उसके बाद 12 सितंबर को आए। 98 सेक्शंस 12 सितंबर को 2013 में आए, और उसके बाद 143 सेक्शंस जो हैं वो 1 अप्रैल 2014 को आए, और आते ही रहे, और आते ही रहे, और 2018 तक आए बेटा। और कंपनीज एक्ट के सारे सेक्शंस को एप्लीकेबल होते होते 2018 हो गया। 2018 तक सारे सेक्शंस एप्लीकेबल हुए हैं। तो सेक्शन 1 30 अगस्त को आया, उसके बाद 98 सेक्शंस 12 सितंबर को आए, उसके बाद 143 सेक्शंस 1 अप्रैल 14 को आए, एंड सो ऑन। और 2018 तक सेक्शंस एप्लीकेबल होते ही रहे। एप्लीकेबिलिटी बताइए तो बेटा, किन पे लगता है कंपनीज एक्ट? तो पहला, एवरी कंपनी एप्लीकेबिलिटी में आ गए। कहां कहां लगेगा भाई कंपनीज एक्ट? तो पहला प्रोविजन है बेटा, एवरी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। सारी कंपनी पे लगेगा कंपनीज एक्ट। अब चाहे वो कंपनीज एक्ट 13 में बनी हो या उसके पहले के कंपनीज एक्ट में बनी हो, सारी कंपनियों पे लगता है कंपनीज एक्ट। क्या सारी कंपनियों पे लगता है कंपनीज एक्ट? तो आंसर हाँ। मतलब अगर कंपनी हो, आप कंपनीज एक्ट 2013 में बने हो या उसके पहले के कंपनीज एक्ट में बने हो, अगर आप कंपनी हैं तो आप पे लगेगा कंपनीज एक्ट। एवरी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। दूसरा, बैंकिंग पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, बैंकिंग पे, इंश्योरेंस पे और इलेक्ट्रिसिटी पे भी लगता है क्या? हाँ, लेकिन कितना? पूरा कंपनीज एक्ट बोला नहीं, कितना? ओनली टू द एक्सटेंट इट इज नॉट इनकंसिस्टेंट विद देयर स्पेसिफिक एक्ट। उतना ही जितने से उसके स्पेसिफिक एक्ट को कोई दिक्कत ना हो। नहीं तो मान लो बैंकिंग रेगुलेशन, बैंकिंग कंपनी बना है बैंकिंग रेगुलेशन 1949 के तहत, इंश्योरेंस कंपनियां बनी है इंश्योरेंस एक्ट 1938 के अनुसार, और इलेक्ट्रिसिटी कंपनियां बनी है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अनुसार। तो इनका ये स्पेसिफिक एक्ट है। मान लो कंपनी एक्ट में सेक्शन 7 कुछ बोलता है जिसका कि बैंकिंग रेगुलेशन का सेक्शन 7 अपोज करता है, तो उस समय किस एक्ट को मानेंगे? अगर कहीं पे झगड़ा हो जाए, विवाद हो जाए कंपनीज एक्ट और बैंकिंग में, तो कौन सा एक्ट प्रिवेल करेगा? किसकी बात चलेगी? किसका ओवरराइडिंग प्रभाव होगा? जाहिर सी बात है उनके स्पेसिफिक एक्ट का, बैंकिंग रेगुलेशन का। तो एवरी कंपनी पे लगता है बेटा कंपनीज एक्ट। फिर आपने कहा बैंकिंग पे भी लगता है, इंश्योरेंस पे भी लगता है, इलेक्ट्रिसिटी पे भी लगता है, लेकिन कितना? पूरा ना, कितना? ओनली टू द एक्सटेंट इट इज नॉट इनकंसिस्टेंट विथ देयर स्पेसिफिक एक्ट, जिससे उनके स्पेसिफिक एक्ट को दिक्कत ना हो, जिससे उनके स्पेसिफिक एक्ट को दिक्कत ना हो, वहां तक, जिससे उनके स्पेसिफिक एक्ट को दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर when there is a conflict between companies act and their specific act, at that time their specific act will prevail ना बच्चा। बोल रहा है हाँ। नेक्स्ट, कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर एनी स्पेशल एक्ट। जैसे अगर एसबीआई में आप बने हैं तो भाई एसबीआई एक्ट 1955 के तहत बने होंगे। एलआईसी में है तो आप लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट, एलआईसी एक्ट 1959 के तहत बने हैं। अब आईसीआई है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, तो आप जो है आईसीआई एक्ट, उसका एक एक्ट है द चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट 1949, तो उसके तहत बने होंगे। तो ऐसी कंपनियां
जो किसी स्पेशल एक्ट के तहत बनी है उन पे भी लगेगा कंपनीज के जनरल प्रोविजन। एंड लास्ट वन इज बॉडी कॉर्पोरेट। कौन? बॉडी कॉर्पोरेट नोटिफाइड बाय सीजी। और वो बॉडी कॉर्पोरेट जिसको बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया और बोला भाई सुनो ये बॉडी कॉर्पोरेट है लेकिन इन पे कंपनीज एक्ट लगेगा, तो लगेगा ना बेटा, तो फिर लगेगा। जब सीजी ने बोल दिया, नोटिफाई कर दिया, ऑफिशियल गैजेट में बोला कि इनके ऊपर लगाओ कंपनीज एक्ट, तो लगाएंगे। अभी कौन से बॉडी कॉर्पोरेट है बेटा जिनके ऊपर कंपनीज एक्ट लग रहा है? पहला एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आप बताइए कौन सा बॉडी कॉर्पोरेट है जो अभी सीजी ने नोटिफाई करके रखा है? पहला एफसीआई। पहला कौन है बेटा? एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। दूसरा है बेटा एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तीसरा है फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी पे सेक्शन 379 टू 393 ए लगता है। और चौथा बॉडी कॉर्पोरेट जो नोटिफाई है वो है एलएलपी, वाइंडिंग अप प्रोविजन। कैसे एलएलपी बंद होगा? उस पे कंपनीज के प्रोविजन लगते हैं। तो ये था एप्लीकेबिलिटी। क्या बोला तुमने? कहां कहां अप्लाई होता है कंपनीज एक्ट? पहला हो गया बेटा एवरी कंपनी, दूसरा हो गया बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, फिर हो गया कंपनी जो स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनी है, और वो बॉडी कॉर्पोरेट जिसको सीजी ने क्या करके रखा है बेटा? नोटिफाई। कौन से बॉडी कॉर्पोरेट है जिसको भी सीजी नोटिफाई करके रखा है? एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फॉरेन कंपनी पे सेक्शन 379 टू 393 ए, और एलएलपी, वाइंडिंग अप प्रोविजन। आपसे एक क्वेश्चन है, आपसे एक क्वेश्चन है, आपको बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स। आपसे एक प्रश्न है, आपको बताना है कि ट्रू और है कि फॉल्स। ये ऑल कंपनीज आर बॉडी कॉर्पोरेट बट ऑल बॉडी कॉर्पोरेट्स आर नॉट कंपनीज। ऑल कंपनीज आर बॉडी कॉर्पोरेट, जितनी कंपनी है बॉडी कॉर्पोरेट है, लेकिन सारे बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी नहीं होते। ये ट्रू है कि फॉल्स है? ये ट्रू है कि फॉल्स है? आप मुझे बताएं। ऑल कंपनीज आर बॉडी कॉर्पोरेट, जितनी कंपनियां वो सब बॉडी कॉर्पोरेट है, बट ऑल बॉडी कॉर्पोरेट्स आर नॉट कंपनीज। ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? ये ट्रू है कि फॉल्स है? ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? ऑल कंपनीज आर बॉडी कॉर्पोरेट बट ऑल बॉडी, सही है बेटा। कंपनी है तो वो किसी कंपनीज एक्ट में कंपलसरी बेसिस पे कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ा होगा तो बॉडी कॉर्पोरेट हो गई। लेकिन सारे बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी नहीं होते। एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बॉडी कॉर्पोरेट है क्या? कंपनी है। एनएचएआई बॉडी कॉर्पोरेट है क्या? कंपनी है। फॉरेन कंपनी क्या? कंपनी है। एलएलपी क्या? ये सब कंपनी है क्या? एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट है लेकिन कंपनी नहीं है। बॉडी कॉर्पोरेट क्यों है? क्योंकि एलएलपी का रजिस्ट्रेशन एलएलपी एक्ट में कंपलसरी है। फॉरेन कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट है क्योंकि वो किसी कंपनीज एक्ट में कंपलसरी बेसिस पे रजिस्टर्ड हुई होगी, लेकिन वो कंपनी नहीं है। तो ट्रू है। ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। ऑल कंपनीज आर बॉडी कॉर्पोरेट बट ऑल बॉडी कॉर्पोरेट्स आर नॉट कंपनीज। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या बातें करी हैं? आपका एक काम है, दिस इज द होमवर्क। आपको बताना है
सीरियल नंबर पर्टिकुलर लिखिए, कंपनी, फॉरेन कंपनी, बॉडी, कॉर्पोरेट, कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल। 4 ये कॉलम बना लीजिए, प्रैक्टिस कीजिएगा आज। सीरियल नंबर डाल दिए, RIL रिलायंस इंडस्ट्री, टॉपर क्लासेस, LLP। क्या ये कंपनी है, क्या ये फॉरेन कंपनी है, क्या ये बॉडी, जो जहां टिक लग सकता है वहां लगाना है। एक एग्जाम्पल लिख लीजिए RIL का, ये लिख लीजिए, सीरियल नंबर पर्टिकुलर कंपनी, फॉरेन कंपनी, बॉडी, कॉर्पोरेट, इस कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल। और देख लीजिए 2 एग्जाम्पल, रिलायंस और टॉपर्स का हमने लिखा है, ऐसे ही बाकी को लिखना है। कॉलम बनाइए, कॉलम बनाइए, सीरियल नंबर लिखिए, पर्टिकुलर लिखिए, और बताइए क्या ये कंपनी है, क्या ये फॉरेन कंपनी है, क्या ये बॉडी कॉर्पोरेट है, क्या इसके ऊपर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है, ये बताना। कॉलम बताइए, RIL और टॉपर्स लिख लीजिए, और कुछ और हम बताते हैं। अगर आप पहली बार मुझसे लॉ पढ़ रहे हैं, अगर आप पहली बार मुझसे लॉ पढ़ रहे हैं या पहली बार मेरी क्लासेस देख रहे हैं, तो मुझे हाय का मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे, हम आपको ये नोट्स रिटन फॉर्म में प्रोवाइड भी करा देंगे। और दूसरा, आप इसको मेरे साथ साथ लिखते चलिए। अगर आप लिखते चलेंगे तो आपका राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगा, और राइटिंग प्रैक्टिस आपको पता है लॉ में बहुत जरूरी होता है, वो हमें बहुत काम आएगा आगे के लिए। तो हम लिखते चलेंगे, हम आपको हर टाइम देंगे, हर चीज को आप लिखते चलिए, टाइम हम आपको सफिशिएंट दे रहे हैं कि बेटा नोट करो नोट करो, नोट करते चलिए। तो आपका खुद से एक हैंड रिटन नोट्स लॉ का बहुत सुंदर बनेगा। आप यकीन मानिए ये नोट्स आप हमेशा आजीवन संभाल के रखते हैं पास होने के बाद भी, क्योंकि उसमें सारी वो बातें होती है, नॉलेज आपके सिलेबस के साथ साथ नॉलेज की भी, जो आपको फ्यूचर में भी जरूरत पड़ती है। तो सीरियल नंबर पर्टिकुलर, वैसे ही LLP, FCI, सेबी, CCI, NHAI, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन लंदन, ऐसे करके आप और भी किसी कंपनी का एग्जांपल ले सकते हैं, जहां की आपको बताना है क्या ये कंपनी है, क्या ये फॉरेन कंपनी है, क्या ये बॉडी कॉर्पोरेट है, क्या इसके ऊपर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है कि नहीं है। तो 2 नाम मैंने आपको बता दिया, RIL का और टॉपर्स का। मैंने बोला ये 2 नाम आप लिख लीजिए, उसके अलावा ये सब नाम, केवल नाम लिख लीजिए, टिक आपको करना है। टिक मत देखिए क्या किया हुआ है, टिक मत देखिए क्या किया हुआ है, आप केवल नाम लिख लीजिए। क्या नाम लिखिएगा, LLP। थर्ड नाम लिखिए बेटा LLP। फोर्थ लिख लीजिए FCI। नेक्स्ट लिख लीजिए सेबी, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। फिर लिख लीजिए CCI, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। नाम लिख लीजिए, टिक आप अपने से कीजिएगा। फिर लिख लीजिए NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फिर लिख लीजिए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन लंदन। फिर लिख लीजिए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन लंदन एंड हैव शेयर ट्रांसफर ऑफिस इन दिल्ली। फिर आप लिख लीजिए टाटा मोटर्स। फिर आप लिख लीजिए TCS। फिर आप लिख लीजिए इन्फोसिस, और टिक आप खुद करके और मैच कराइएगा कि आपका सही है कि नहीं है। ये जस्ट आपके प्रैक्टिस के लिए था ये बात। तो आज की क्लास में हमने सेक्शन 1 पढ़ा। आज की क्लास में हम एक सेक्शन पढ़ पाए हैं, सेक्शन नंबर 1, जो 4 बातें करता है कि टाइटल बताओ। तो लॉन्ग टाइटल है कंपनीज एक्ट का, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज। शॉर्ट टाइटल है दी कंपनीज एक्ट 2013। एक्सटेंट है आपका होल ऑफ इंडिया। कमेंसमेंट है 30 अगस्त को सेक्शन 1 एप्लीकेबल हुआ, और एप्लीकेबिलिटी है सारी कंपनियों पे लगता है, चाहे वो कंपनीज एक्ट में बनी हो 13 में या पहले के कंपनीज एक्ट में। बैंकिंग पे, इंश्योरेंस पे, इलेक्ट्रिसिटी पे लगता है, बट only to the extent it is not inconsistent with their specific act।
उसके बाद उन कंपनियों पे लगता है जो अंडर स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनती हैं, और उन बॉडी कॉर्पोरेट पे लगता है जिसको सीजे ने नोटिफाई किया है। एट प्रेजेंट बोले तो 4 बॉडी कॉर्पोरेट नोटिफाइड है। पहला एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दूसरा एनएचआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तीसरा है फॉरेन कंपनी, और चौथा एलएलपी। ये नोटिफाइड है जिन पे कंपनीज एक्ट लग रहा है। पढ़ाई हमने इतनी की, और हमने पढ़ा कि हमें टोटल 15 चैप्टर पढ़ना है। 15 चैप्टर में 11 चैप्टर कंपनीज एक्ट का, एक एलएलपी का और 3 अदर लॉ। टोटल 15 चैप्टर पढ़ने हैं। आईसीआई हमें 3 मॉड्यूल भेजेगा और हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं लॉ पहले चैप्टर से। प्रिलिमिनरी आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो है आगे बढ़ें। हाय का मुझे मैसेज करें, हैंड रिटन नोट्स देंगे हम आपको, और जिसमें कि आप जो है आगे बढ़े। मेरा अपना चैनल भी है सहज सीए के नाम से, आप उसको भी सब्सक्राइब कर दें। वहां और भी इंफॉर्मेशन, कंपनी एक्ट के शॉर्ट्स वगैरह हम डालते हैं, जिसमें आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस होते हैं, जिसमें कि आप कंपनीज एक्ट के जो छोटे छोटे, जैसे आज हमने जो भी पढ़ा इसके हम शॉर्ट्स डालेंगे वहां पे, तो उस वहां पे शॉर्ट्स जाएगा, यहाँ पे आप वीडियोस देखिए। टॉपर्स में आपको मात्र 11 रुपए में प्री रिजल्ट बैच अनाउंस किया है कि आप रिजल्ट से 40 दिन पहले ही पढ़ना शुरू करें। आप जरूर पढ़ें अर्ली बर्ड में। हर बच्चे को मेरा यही सजेशन होता है, जो भी बच्चा अर्ली बर्ड पढ़ता है वो बोथ ग्रुप हमेशा पास हुआ है। रिकॉर्ड है ये हम लोगों का कि जो भी बच्चा हमारा अर्ली बर्ड पढ़ता है, क्योंकि जब बाकी बच्चे रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे आप पढ़ रहे होंगे। आप सोच में, पढ़ाई में, एग्जीक्यूशन में बाकी लोगों से आप 40 दिन आगे चल रहे हैं। तो टॉपर्स आपको जो है ग्रुप 1 ग्रुप 2 की पूरी क्लासेस देता है। आपको आज ही टैक्स की क्लासेस 11 बजे से अरविंद दुबे सर लेंगे, और कल के दिन में टीटीएस में भगवान सर अकाउंट्स आपको पढ़ाएंगे। तो आप टॉपर्स, नॉर्थ इंडिया में सबसे पुराना कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक है और दिल्ली में नंबर 1 है। तो आप जो है ये रिश्ता विश्वास का है। आपने पढ़ा होगा फाउंडेशन में कि फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होता है आपका और हमारा। हम टीचर और आप स्टूडेंट, हमारा विश्वास का, ट्रस्ट का, कॉन्फिडेंस का रिश्ता है। ये रिश्ता बना रहे, भरोसा बना रहे, इसके लिए पूरा अथक प्रयास करते हैं हम लोग भी। और आज तक जितने भी बच्चे पढ़े हैं वो सबने विश्वास किया है, विश्वास दिखलाया है, तभी 30 साल से टॉपर्स आज भी एग्जिस्टेंस में है और अच्छा कर रहा है लगातार, और आज भी नंबर 1 है। तो टॉपर्स के साथ जुड़े, पढ़ें, आगे बढ़ें, सीए बने, और कल देश विदेश में जाके हम लोगों का भी नाम अपने माँ बाप के साथ साथ रोशन करें। तो ऑल द वेरी बेस्ट, और फिर से एक बार नवरात्रा की शुभकामनाएं। मैंने भी 9 दिन का नवरात्र किया हुआ है, और आप सबों के लिए कामना करते हैं हम लोग, सबका अच्छा हो, सबका भला हो, सबको दुआ देना, सबका अच्छा हो। कल फिर मुलाकात, आप MWF में 9 बजे आपसे मुलाकात होगी, जहां हम लोग अभी कम प्रिलिमिनरी चैप्टर को थोड़ा समझ लें। और आज आपको पता चला ही होगा कि आपको कितना कंपनी आता है, और फिर आपसे आगे की बातें होती रहेंगी। तब तक जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, और आगे बढ़ें। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। सहज सीए बाय सीए आरती मैम के नाम से चैनल है मेरा। उस चैनल में आपको शॉर्ट वीडियो जाएंगे जहां कि हम केवल ज्ञान की बातें लौकी करते हैं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।